हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं और आज ही सेशन में हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है इन सेट्स को जरूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक्स आपको आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा 1275 पदों की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉल्यूम 1 भी ऑलरेडी मैंने पहले आपको कवर करा दिया था, फिर से मैं नए तरीके से वॉल्यूम 1 को कवर करवा रहा हूँ। सेट नंबर 7 तक मैंने वॉल्यूम 1 को फिर से कंप्लीट करा दिया है और आगे जैसे ही ये 15 सेट वॉल्यूम 2 का कंप्लीट हो जाएगा, वॉल्यूम 1 को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा सेट नंबर 8 से। तो अगर आपने वॉल्यूम 1 को भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न है कि संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। देखिए, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के जो अध्यक्ष थे ये पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, अवश्य ध्यान रखेंगे। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान शक्ति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है ना, प्रस्तावना का विचार जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का क्या है, बंटवारा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा किया गया। उड़ीसा का अब नया नाम ओडिशा हो गया है, ठीक है ना, ये आप भी जानते हैं, ओडिशा ही अब लिखा जाता है। और इसका पुराना नाम जो था ये उत्कल था। उत्कल आप याद रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो ये 2011 में जो है इसका नाम बदल करके उड़ीसा का ओडिशा किया गया, ठीक है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, देखिए, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तीनों के तीनों जो है ये सही स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी आर वेंकट रमनी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है। तो ये जांच जो संसदीय समिति है कौन करती है, तो ये लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति जो होता है इसमें 22 सदस्य होते हैं।
15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका जो अध्यक्ष होता है सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है इस समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, कम समय में बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप सर्च कर लीजिए बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्रा, यूट्यूब में आपको सभी वीडियोज हमारे मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात है, अनुच्छेद 164, ध्यान देंगे, अनुच्छेद 164 1A में, ठीक है ना, अनुच्छेद 164 1A में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की संख्या यानी कि विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितना? 15% से जो है अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह 12 सदस्यों से भी कम नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 262 के तहत जो है इसको, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है इसको जो है सुलझाने का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आता है। निगम कर और यहाँ पर देखेंगे सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स यह जो आता है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो अनुसूची 7 है उसमें संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, इसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। अनुसूची 7 में आपको याद होगा। चलिए केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। जो केंद्रीय वित्त आयोग है यह आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अभी जो है वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, ठीक है। और इसमें पूछा गया कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या, तो ये आप ध्यान रखेंगे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। शपथ का उल्लेख पूछा गया है तो ये 3री अनुसूची में है, आपको भली भांति पता है। यहाँ पर देखिए 2री अनुसूची जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। जो 4थी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का, उसका विवरण है। और यहाँ पर देखिए 7वीं अनुसूची, जैसे आपको बताया था अभी मैंने, कि इसमें केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मैंने अभी आपको बताया भी है। चलिए पूर्व हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था। प्रोजेक्ट लाल पांडा ये लागू कब किया गया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 1996 में, ठीक है ना। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट हांगुल जो है ये कब? तो 1970 में, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण देखिए, द्वितीयक वायु प्रदूषक जो होते हैं वे प्रदूषक जो निचले वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे कि ओजोन जो है, ओजोन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये जो होता है यह द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो यहाँ ओजोन दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। अपिको आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। यह आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो अपिको आंदोलन हुआ था ये 1983 में हुआ था, ठीक है ना, 1983 में हुआ था और इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। चलिए तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। एक पारिस्थितिक पिरामिड एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के बीच संबंध का एक सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। 3 प्रकार के होता है, कौन कौन से? संख्याओं का पिरामिड, उसके बाद बायोमास का पिरामिड
और तीसरा जो होता है यह ऊर्जा का पिरामिड होता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, संख्याओं का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन 3 जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना, क्षेत्र पूछा गया है कितना है, जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट था, ठीक है ना, 2021 वाला, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए वृक्षावरण पूछा गया है, ठीक है ना। वृक्ष अगर देखिए वन आवरण और वृक्षावरण दोनों पूछेगा तो ये 24.62% है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया वृक्षावरण, तो वृक्षावरण जो है ये आपका हो जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल 2.91 क्षेत्रफल पर है, ठीक है ना। परसेंट भी याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे वनावरण पूछता तो वनावरण कितना हो जाता, वनावरण हो जाता आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि कितना है तो 21.71% है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए 21.71%, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जोड़कर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, और 21 और 2 23 और 1 24। देखिए 24.62% दोनों मिला करके है। देखिए ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेघालय में किया गया है, दुर्गम इलाकों में मेडिसिन पहुँचाने के लिए, जो दवाई हैं उनके पहुँचाने के लिए मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला। तो यहाँ राज्य पूछा गया है, तो यह पंजाब राज्य है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये भारत का प्रतिनिधित्व भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने ही किया था। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ अनुच्छेद 102(1)(e) है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है, ये मैंने आपको बताया था, यह ऑस्ट्रेलिया का डिक्किन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का यह डिक्किन यूनिवर्सिटी है और गुजरात की गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है। तो देखिए पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है यह दिया है कितना, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है, इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है। तो ऑनलाइन रहने वाले वोटर, गैर निवासी भारतीय या अन्य राज्यों के प्रवास करने वाले वोटर, कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर, ठीक है ना। चलिए ट्विटर की नई CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये कौन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये लिंडा याकारिनो है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में है, कालेसर मानेसर ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह हरियाणा में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बजट 2023 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, सूची देकर के मिलान करना है। देखिए विभिन्न घाटा और एक तरफ कुल अनुमानित रुपया में दिया गया आंकड़ा, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो यह आपका हो जाएगा 1,78,000, एक मिनट लो, 17,86,816, ठीक है ना। ये बिल्कुल मिलान करके दिया गया है, बिल्कुल ये 1 2 3 4 इसका क्रम से आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार अच्छे से इसका मिलान कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह जो होगा आपका कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो एक तो आपका हरित विकास होगा, उसके बाद दूसरा होगा आपका महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उसके बाद आपका हो जाएगा PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान और पर्यटन, ठीक है ना। तो 1 3 5 और 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 3 5 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
देखिए विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना है। 2022-23 में आयात में भारत का स्थान जो है यह 10वां है, ठीक है ना। और आयात निर्यात दोनों मिलाकर के पूछेगा तो 7वां स्थान है। देखिए भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, किस वर्ष तक, तो ये रखा है 2030 तक, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे 2030 तक भारत जो है यह गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका तीनों राइट आंसर हो जाएगा। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना और मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता को सक्षम करना। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये टाटा एयरबस को मिला है, टाटा एयरबस को, ठीक है ना। तो टाटा यहाँ पर दिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स ये DRDO ने, DRDO इसकी स्थापना 1958 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे DRDO का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। प्रकाश सिंह बादल जी जो थे ये 5 बार पंजाब के CM रह चुके थे, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है ना। 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 5 बार, ये आप आंकड़ा याद रखेंगे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है। तो इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, 21वां भारत का स्थान है, ठीक है ना, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है यह 21 फरवरी के दिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईफा अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स यह अबू धाबी में किया गया, अबू धाबी में। अच्छा इसमें जो है दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर R माधवन को, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। चलिए 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने इसी सेट में, इसी बुक में, प्रीवियस सेट में मैंने आपको बताया था कि अभी जो हुआ था हिरोशिमा जापान में हुआ था, ठीक है ना। 49वां 50वां इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 22वां अभी बर्मिंघम में हुआ था और 23वां जो होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न है कि नमस्ते योजना इस तरह से है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नमस्ते योजना का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है, जारी किया गया है। तो देखिए नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, ठीक है ना, इकोसिस्टम, ध्यान रखेंगे। तो ये शुरू किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह जारी किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है ना। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट बुक है, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक जो हैं यह शशि शेखर वेम्पति हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका विमोचन किया है। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया है। ध्यान से पढ़िएगा, छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए जो समिति जो है यह गठित किया गया, इसका नाम है आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है। तो यह 17.72% है और सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की रही है और सबसे कम नागालैंड की रही है, जो कि ऋणात्मक रही है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी।
और प्रचंड बेरोजगारी जो है खास करके कृषि क्षेत्र में देखने को आपको मिलता है। पूरा परिवार जो है कृषि में लगा रहता है। आप देखते हैं वहाँ पर आवश्यकता से अधिक वहाँ पर जो है मैन पावर होता है, तो ये प्रचंड बेरोजगारी होगा। चलिए 44 नंबर आप कर लेंगे कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया गया। अच्छा, अटल पेंशन योजना जो है यह शुरू 2015 में किया गया था। वर्ष भी आप ध्यान रखेंगे, 18 से 40 वर्ष तक इसमें शामिल किया जाता है। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कहाँ स्थापित किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह स्थापित कहाँ पर किया गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह जो स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था कांडला, गुजरात में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, प्रश्न उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? प्रश्न उपनिषद जो है यह किस वेद का उपनिषद है? तो प्रश्न उपनिषद यह अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। 4 वेद हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से ही जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। अच्छा, मुंडकोपनिषद किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद बताएंगे जरा। चलिए, चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंड कौशिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? तो ये क्षेमेश्वर हैं। कौन है? क्षेमेश्वर है। अच्छा, भारवी की एक रचना है, भारवी का किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम यहाँ मैं लिखता हूँ, किराता अर्जुनियम। ठीक है ना, किराता अर्जुनियम। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बनता है, भारवी की है। चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? देखिए, सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है और किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। तो फ्रेंड्स, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था और यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई और इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना किया था? अच्छा, डिंडीगुल के ताला जो है, ताला, इसको जीआई टैग दिया गया, आपको पता है ना, तमिलनाडु का है ये डिंडीगुल का ताला। और यहाँ पर पूछा गया कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार, आर्मरी की स्थापना किया था? तो ये किया था किसकी सहायता से? तो फ्रेंच के सहायता से। ठीक है ना, फ्रेंच के। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और क्रम से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, क्रिप्स मिशन कितना हो जाएगा? तो 1942 में। ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव पूछेगा तो 1940 में। नेहरू रिपोर्ट पूछेगा तो 1900 बताइए 28 में। और बेबल योजना जो है ये 1945 में। तो अब आप क्रम लगाइए तो क्या होगा इसका? सबसे पहले आपका हो जाएगा तीसरा, उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा, उसके बाद पहला, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे? तो ये स्टेटमेंट जो है ये कहा है रजनी पामदत्त ने। अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर की कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? बताइएगा, स्थानीय स्वशासन। तो फ्रेंड्स, यह जो था यह चोल राजवंश था। चोल के बारे में जानते हैं आप कि स्थानीय स्वशासन के लिए इनकी जो विशेषता थी, ये प्रमुख स्थानीय स्वशासन ही थी। और चोल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी ये तंजौर हुआ करती थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न कि पित्रादुरा संबंधित है? तो पित्रादुरा जो है यह संबंधित है तो दीवारों में अर्ध कीमती, ठीक है ना, अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी से। ठीक है ना। चलिए, मुगल काल में ये शुरू हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। 11 राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और बनता है, आर्य सुधर्मा, यहाँ मैं लिखता हूँ आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर्व था, ठीक है ना, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। अस्मक की राजधानी पोतली, मत्स्य की विराटनगर, मल्ल की कुशावती, चेदी का उज्जैन नहीं होगा। चेदी का जो राजधानी हुआ करता था
ये माहिष्मती होता था, शक्तिमती होता था, शक्तिमती, ठीक है ना, शक्तिमती। तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने हजार खंबा महल का, सीरी का किला, हजार खंबा महल, सीरी की राजधानी बनाया था किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी सब आपको जानते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा, उसके बाद सैनिकों की हुलिया लिखने, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लागू किया था। निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं पूछा गया है। तो चूंकि ये सारे के सारे युद्ध जो हैं सही सुमेलित हैं, बिल्कुल इसी वर्ष में ये हुए थे। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध। यह औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य युद्ध था, जो कि एक उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है ना, कि शासक कौन बनेगा। और इसमें दारा सिकोह की मृत्यु भी हुई थी, आपको पता है। शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह और औरंगजेब भी। और शाहजहां के पुत्रों में जो दारा सिकोह था वो सबसे योग्य था, विद्वान भी था साथ साथ। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो ये लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये मांग किया गया था कब, तो ये किया गया था, याद रखेंगे, 23 मार्च 1940 को, ठीक है ना, 23 मार्च 1940 को। और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने रखा था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युन्मय तार यानी कि रेड लाइव वायर, ठीक है ना, लाइव वायर है ये, और ब्लैक न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, लाइव बना लीजिएगा, विद्युन्मय तार है, लाइव तार है, तो ये 220 वोल्ट का होता है, ये आपको भी पता है। चलिए 61 के बाद 62 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का जो सही क्रम है वो आपको बताना है, यानी कि पीएच मान बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, नींबू का रस, फिर कॉफ़ी का, फिर रक्त का, और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। उसके बाद देखिए यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को पृथक किया जाता है, मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को, तो उन्हें सामान्य लवण में घोल में तनुकृत किए जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आरबीसी के व्यास में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं होगा। देखिए यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, जी नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है इसमें पित्त में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। उसके बाद देखिए नई कोशिका का निर्माण होता है, तो नई कोशिका का अच्छा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नई कोशिका का निर्माण जो होता है ये पूर्व स्थित कोशिका से ही होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, अच्छा देखिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन और एक प्रोलैक्टिन है, ठीक ना, एक ऑक्सीटॉक्सिन है और एक प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोलैक्टिन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका प्रोलैक्टिन है ना, यह दूध संश्लेषण को बढ़ावा देता है, प्रोलैक्टिन दूध संश्लेषण को बढ़ावा देता है और ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन को उत्तेजित करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका जो है ऑक्सीटोसिन, यह पूछा गया है कि इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो राइट आंसर इसका जो होगा यह आपका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है ना। चलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पर जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, यूकैरियोटिक का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए पानी की बूंदें किसके भांति प्रतीत होती है, पानी की बूंदें जो है ये किसके भांति प्रतीत होती है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स यह अवतल लेंस की भांति, ठीक है ना, राइट आंसर इसका अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है
तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। तो ऑब्वियसली जब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है यह साइनोकोबालामिन होता है, आपको भली भांति पता भी है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए अल्फा में धनात्मक होता है, बीटा में ऋणात्मक होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, एक्सरे और गामा रे में। तो पूछा गया ऋणात्मक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। चलिए, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके मुक्त करते हैं, तो ये आपका उभयचयन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्षारक पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। स्थितिज ऊर्जा यह क्रियाशील ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है, इनमें से सबसे पहले जान लीजिए कि पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। सारे के सारे असत्य है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, गलत। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना, चूंकि यह संचित ऊर्जा है, यह कार्यशील ऊर्जा, क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। और ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से सभी असत्य दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। शुष्क सेल का एनोड पूछा गया है, तो एनोड जो होता है यह बना होता है कार्बन का, ठीक है ना। और कैथोड जो बना होता है यह जस्ता का बना होता है, ठीक है। चलिए, क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है क्लोरीन का अणु के बीच। तो क्लोरीन का अणु के बीच में होता है एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ एटॉमिक इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा, 2 8 10 हो गया, और 7 17, यानी कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा, तो एकल सहसंयोजक बंध होगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यह परिघटना जो है, यह परिघटना कौन सी है। तो यह परावर्तन और व्यतिकरण है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। लघु रेडियो तरंग यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। लघु और दीर्घ दोनों याद रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। लघु रेडियो तरंग की खोज जो है यह किसने किया था। तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 1954 में जो है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो देखिए, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो यहाँ देखिए मद्रास दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ था, बाद में 1914 में क्या, सबसे पहले देखिए ये 1904 में मद्रास में यानी कि चेन्नई में स्थापित किया गया था, और यह प्रयास असफल साबित हुआ, और इसके तुरंत बाद इसे रोक भी दिया गया। और फिर बाद में 1914 में, फिर उसके बाद 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक कार्यरत सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। तो काजू, इलायची और चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी है, आपको पता है, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए होती है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो जलांगी जो है यह सहायक नदी है हुगली की। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप सजाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा थाल घाट, फिर आएगा आपका भोर घाट, फिर आपका आ जाएगा पाल घाट, और फिर आपका आ जाएगा सैनकोटा। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक यहाँ पर, फिर आपका हो जाएगा एक के बाद यहाँ पर तीन, तीन के बाद आपका दो, और फिर चार हो जाएगा, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह इंडोनेशिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, भू आवेशित देशों में से कौन सा देश जो दोहरे भू आवेशित है। एक तो भू आवेशित है, लैंडलॉक्ड है, उसके बाद दोहरा लैंडलॉक्ड हो जाएगा, डबल। तो यह उज्बेकिस्तान है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। केवल पूछा गया है, तो चूंकि सुपीरियर, हुरून और इरी यह जो है यूएसए और कनाडा सीमा पर है, केवल यूएसए में जो है ये मिशिगन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए उसके बाद 91 के बाद 92 है कि पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप जीवाश्म का अध्ययन जो है यह कहलाता है पैलियोबोटनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी, नॉट इंडियन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो है यह लुसाने में है। कहाँ पर है? लुसाने में। अच्छा, फीफा का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो फीफा का जो है यह कहाँ पर है? तो ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड के। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? क्योंकि पहले इसका नाम था, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। सबसे पहले ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो यह अग्निवीणा नहीं लिखी गई। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। बाकी हंगरी स्टोम, गोरा, ये दोनों जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। इन 95 प्रश्नों में से फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए ईमानदारी से, और स्कोर अपना बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ के प्रश्नों का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, मैथ के प्रश्नों को एक बार आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है। चलिए, 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 100 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।